की, लेकिन किस पॉइंट पे आके वो अटेम्प्ट माना जाएगा? ठीक है, कि आपने हत्या करने का अटेम्प्ट किया। तैयारी करना अपने आप में अपराध नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन तैयारी करके आपने अटेम्प्ट किया। अब ये जो अटेम्प्ट किया, इसकी परिभाषा नहीं दी जा सकती। ये केस टू केस डिपेंड करता है। वो ये देखा जाएगा कि इसने एक्चुअल में क्या किया है, क्या कदम उठाए उस कृत्य को करने की तरफ, और उसने जो कदम, सीरीज ऑफ कदम उठाए, उसमें किस कदम पर जाकर, किस बिंदु पर जाकर उसको कन्विक्ट किया जा सकता है, जो है अटेम्प्ट के लिए। ठीक है ना? तो इसको लेके आपको कहीं भी आपराधिक कानून में भी कोई कितना भी जानकार हो, वो आपको निश्चित तौर पे नहीं बता सकता। ये क्लियर हुआ? ठीक है। तो जो परिभाषा मैंने आपको दी है, कौन से वाली? ये वाली लिख के आनी है। स्पष्ट है? कंफ्यूजन तो नहीं है? कौन सा स्टेटमेंट रिपीट करूं बेटा? ठीक है। सर, किसी अन्य देश का नागरिक जो अन्य देश में आतंकवादी कृत्य करता है, क्या वो अपने देश में भी आतंकवादी कहलाएगा? ये निर्भर करता है कि यूएपीए के अंतर्गत जो है सरकार ने उसे आतंकवादी घोषित किया है कि नहीं। प्राय ये देखा गया है कि भारत जो है, जो यूनाइटेड नेशंस की जो लिस्ट है, जिसमें आतंकवादी घोषित किए जाते हैं, उन सबको भारत भी आतंकवादी मानता है। एक प्रश्न है कि सर, क्या अपनी तरफ से भी डेफिनेशन लिख सकते हैं? देखिए, आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, लेकिन उसके कुछ एसेंशियल एलिमेंट होने बहुत जरूरी हैं, जो मैंने एनसर्कल किए हुए ना, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भाई जनता या किसी विशेष समूह में, राज्य संस्थानों में ये आना जरूरी है, सार्वजनिक पदाधिकारियों में ये आना जरूरी है, सामान्य भय पैदा करना ये आना जरूरी है, राजनीतिक, धार्मिक या अन्य किसी वैचारिक आकांक्षाओं से प्रेरित होकर हिंसा करना, ठीक है ना, वो भी संगठित तरीके से, ये भी आना जरूरी है। तो आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, लेकिन ये सारे एसेंशियल एलिमेंट आने जरूरी है। ठीक है? क्लियर हुआ? ठीक है। देखिए, आतंकवाद के क्या प्रकार हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। एक तो इसको कहते हैं एथनो नेशनलिस्ट। इसका नाम है एथनो नेशनलिस्ट टेररिज्म। नहीं, ये परिभाषा सही नहीं होगी। आपने जो परिभाषा दी है, एक ऐसी अमानवीय, अवैधानिक, समाज विरोधी गतिविधियां जो हिंसा, आक्रोश, विद्रोह आदि का माध्यम बनाकर मानवीय मूल्यों का विनाश करती हैं। यहाँ पर मूल्यों की बात ही नहीं है। देखिए, एक बात समझिए कि लॉ जो होता है ना, मूल्य जो होते हैं, वो कई जगह अस्पष्ट होते हैं। ठीक है? ये नहीं कि जो कानून होता है वो मूल्यों से भिन्न होता है। निश्चित तौर पे ओवरलैपिंग होती है, क्योंकि कानून भी मूल्यों की रक्षा ही करते हैं। लेकिन उसमें स्पष्टता होनी चाहिए। तभी वो जो है कानून के अंतर्गत अपराध माना जा सकता है। अगर उसमें अस्पष्टता है ना, अब मूल्यों का विनाश करती है, इसमें तो अस्पष्टता है। क्लियर हुआ? तो इस परिभाषा को नहीं लिख के आ सकते। समझे? ठीक है, अच्छी बात है।
देखिए, क्या आप मुझे उदाहरण दे सकते हैं कि जातीय राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित आतंकवाद भारत में कहाँ देखने को मिलता है? गुड। मणिपुर, बिल्कुल सही इसका उत्तर दिया है। आप इसका पूर्वोत्तर राज्य में जो विद्रोह है, वो उदाहरण दे सकते हैं। हाँ, नागालैंड में भी बिल्कुल सही बात है। पंजाब का जो आएगा वो धार्मिक भावनाओं से प्रेरित आएगा। ये जो दूसरा प्रकार है ना आतंकवाद का, इसको कहा जा सकता है, हाँ, खालिस्तान का जो उदाहरण है, या इसमें जो है एक तो खालिस्तान का उदाहरण आप दे सकते हैं, क्योंकि वो भी धर्म से प्रेरित है। या इसमें आप जिहाद का उदाहरण दे सकते हैं, वो भी धर्म से प्रेरित है। ठीक है, फिर देखिए राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित, इसमें जो है दो प्रकार के आतंकवाद हैं। एक तो वामपंथी आतंकवाद और दक्षिणपंथी आतंकवाद। वामपंथी आतंकवाद में आप उदाहरण दे सकते हैं माओवाद का, नक्सलवाद का। इसमें आप उदाहरण दे सकते हैं नाजीवाद का, फांसीवाद का। वामपंथी क्या है सर? देखिए, वामपंथ होता है, आप लेफ्ट जिसको कहते हैं ना, लेफ्ट। दक्षिणपंथ होता है राइट, मतलब जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम होता है, इसमें आप इसको अगर इस तरीके से डिवाइड करेंगे ना, तो यहाँ पर जो है जैसे यहाँ पर लिखेंगे परंपरावादी, यहाँ पर प्रतिक्रियावादी, यहाँ पर आप लिखोगे मध्यम मार्गी, ये जो होते हैं ये उदारवादी, और यहाँ जो होते हैं ये होते हैं रेडिकल, इनको बोला जाता है। यहाँ पर आप इनको लिख सकते हो नक्सलवादी, या वामपंथी चरमपंथ। ठीक है ना, यहाँ पर आप क्या होगे माओवादी। देखिए इसमें जो है ये जो सेंटर लाइन है, इससे इस दिशा में इसको कहते हैं दक्षिण पंथ।
और इस दिशा में जितने भी हैं, यहाँ पर फिर जो है समाजवादी आ गए, यहाँ पर मार्क्सवादी भी, ठीक है ना। ये जो हिस्सा है इसको बोला जाता है वामपंथ। क्लियर हुआ? नहीं, ये आपकी परिभाषा गलत है। वामपंथ आपने परिभाषित किया है, वामपंथी एक ऐसा शब्द है जो अपनी मांगों को पूरा करने के लिए हिंसक तरीकों का सहारा लेते हैं, जिन्हें वो अपना अधिकार मानते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। वामपंथी में चरमपंथी भी आते हैं, लेकिन उसमें तो मार्क्सवादी भी आते हैं, कम्युनिस्ट भी आते हैं, समाजवादी भी आते हैं, उदारवादी भी आते हैं, ठीक है ना, वो भी आते हैं। नाजीवाद का एग्जाम्पल जो जर्मनी में था, वो नाजीवाद का एग्जाम्पल नाजीवाद ही है, ठीक है। हाँ, देखिए, इसकी विस्तार से चर्चा हम जब आपको माओवाद और नक्सलवाद पढ़ाऊंगा तो उस समय बताऊंगा आपको। जो वामपंथ होते हैं उनकी क्या विचारधारा होती है मुख्यतः, और दक्षिण पंथ से वो किस प्रकार भिन्न है, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। नहीं, इंडिया में कोई नाजीवाद नहीं है। कुछ समूहों को छोड़कर, ठीक है ना, उनको भी नाजीवादी नहीं बोला जाएगा, उनको प्रतिक्रियावादी बोला जाएगा, ठीक है। नाजीवाद तो जर्मनी में था, ठीक है। ये आपको समझ में आया ना, राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित? नहीं, वामपंथी पुराने मूल्यों को महत्व नहीं देते। वामपंथी कुछ नया लाना चाहते हैं, पुराने मूल्यों को महत्वता देते हैं प्रतिक्रियावादी, ठीक है ना, या परंपरावादी। आप कहते परंपरावादी से आप राइट जाएंगे तो वो सारे पुराने मूल्यों को महत्व देते हैं। फिर देखिए, इसको राज्य प्रायोजित, स्टेट स्पॉन्सर्ड भी बोलते हैं। क्या स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हमारे देश में देखने को मिलता है? उसका क्या उदाहरण है? गुड, कश्मीर। और उसको स्पॉन्सरशिप कौन करता है? टेरर को पाकिस्तान। तो ये एक उदाहरण है राज्य प्रायोजित। तो राज्य प्रायोजित में पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद, ये आप उदाहरण दे सकते हो, ठीक है। फिर देखिए, नार्को आतंकवाद। नार्को आतंकवाद क्या होता है, इसको ध्यान से समझिए। वैसे तो ये संगठित अपराध में आता है, नार्को स्मगलिंग जो है वो संगठित अपराध का हिस्सा होती है। लेकिन जब ये जो स्मगलर्स हैं, ड्रग स्मगलर, वो इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि राज्य शक्ति को ही चुनौती देने लगते हैं, ठीक है ना, और एक पैरेलल व्यवस्था का निर्माण कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर वो नार्को टेररिज्म बन जाता है, जैसे कि आप मैक्सिको में देखते हैं। मैक्सिको के जो ड्रग कार्टेल है, या एक्वेडर के जो ड्रग कार्टेल है, वेनेजुएला के जो कार्टेल है, वो सारे इतने शक्तिशाली हैं कि वो राज्य शक्ति को भी चुनौती देने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में नार्को टेररिज्म बन जाता है। क्लियर हुआ? अंडरस्टूड? फिर जैव आतंकवाद है। इसमें कोई जैविक पदार्थ छोड़ दिया जाता है,
कल्पना कीजिए कि अगर ये बात सत्य हो कि आपने अभी मैं कल्पना करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके 2 वर्णन सुनने को मिलते हैं। लेकिन कल्पना कीजिए कि जो ये कोविड-19 आया, ये किसी देश ने कोई जीवाणु फैला दिया हो। जैसे कि आप सुनते होंगे कि एंथ्रेक्स का भी जो वायरस होता है उसको फैलाया जा सकता है और उसके फैलने से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है। कोविड-19 में आपने स्थिति देखी थी हमारे देश की? आपको पता है कितने लोग मारे गए? हाँ, प्लेग भी आप बोल सकते हैं या किसी भी इसी प्रकार का कोई जीवाणु छोड़ दिया जाए, तो इस प्रकार का जो कृत्य होता है, वो जैव आतंकवाद में गिना जाता है। ठीक है? साइबर आतंकवाद, तो साइबर अवसंरचना का दुरुपयोग करके किसी आतंकी घटना को अंजाम देना, ये साइबर आतंकवाद कहलाता है। आपको पता है कि हमारा नहीं, ऐसा निश्चित तौर पे नहीं बोला जा सकता। देखिए, एक प्रश्न है छात्रा का कि क्या कोविड-19 को जैव आतंकवाद के कारण था? नहीं, ऐसा निश्चित तौर पे नहीं बोला जा सकता। ठीक है ना? हालाँकि कहा तो यही जाता है कि चीन ने जो है जानबूझ के, लेकिन चीन खुद भी तो बहुत सफ़र किया है उसकी वजह से। तो निश्चित तौर पे मैं आपको ये नहीं बता सकता कि ये जानबूझ के किया। अभी जापान के कुछ साइंटिस्ट हैं, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि भाई हमने ये निश्चित पता कर लिया है कि ये लैब में बनाया हुआ वायरस है। तो दोनों प्रकार की रिपोर्टें आ रही हैं। ठीक है ना? तो मैं क्योंकि कोई वैज्ञानिक नहीं हूँ और निजी तौर पे इसको वेरीफ़ाई नहीं कर सकता, तो वैज्ञानिक एक बात भी कहते हैं, उसकी उल्टी बात भी कहते हैं, तो मैं निश्चित तौर पे नहीं बता सकता कि ये जैव आतंकवाद का हिस्सा माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। ठीक है? हाँ, गोल्डन ट्रायंगल को आप बिल्कुल दे सकते हैं एग्ज़ाम्पल। हाँ, ये जो साइबर आतंकवाद है, इसको ध्यान से सुनिएगा। साइबर आतंक हमारे जितने भी संवेदनशील डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब कुछ क्लाउड पे है, मतलब कि साइबर डोमेन में है। ठीक है ना? उसका दुरुपयोग करके मैं आपको सिर्फ़ एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ। देखिए, अब यहाँ पर बातचीत चल रही थी कि जो दिल्ली मेट्रो के कोचेस हैं, जो ट्रेन है, वो ऑटोमैटिक चला करेंगी, उसमें ड्राइवर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कल्पना करो कि वो निश्चित तौर पे आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही चलेगी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही चलेगी। कोई उस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का दुरुपयोग करके और जो है 2 ट्रेन्स को एक ही ट्रैक पे पूरी स्पीड से भिड़ा दे, तो उससे लोग मरेंगे कि नहीं मरेंगे? हॉस्पिटल का जो है पूरा सिस्टम जो है ऑनलाइन है। कल्पना करो कि हमारा पूरा इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड ऑनलाइन है। ठीक है ना? न्यूक्लियर प्लांट जो है वो आईसीटी के थ्रू रन किए जाते हैं। बात समझ आई? तो इस प्रकार का जो आतंकवाद होता है उसको साइबर आतंकवाद बोला जाता है। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुछ आतंकवाद से संबंधित कुछ टर्म आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि स्लीपर सेल। स्लीपर सेल से आप क्या समझते हैं? क्या आप बता सकते हैं स्लीपर सेल से आप क्या समझते हैं? देखिए, स्लीपर सेल वो लोग होते हैं जो सामान्यतः आपके बीच में एक साधारण नागरिक बन के रहते हैं और जब भी उनको कोई ऑर्डर मिलता है। हाँ, बिल्कुल, छुपकर रहते हैं वो। छुपकर मतलब कहीं रूम में नहीं बैठे रहते, लेकिन हाँ, उनकी पहचान छुपी हुई होती है। हो सकता है कि वो आपके दोस्त हों, आपसे बातचीत करते हों, आपसे मित्रता कर ली हो, आपके आस-पास रहने आए हों, ठीक है ना? वो तब तक जो है छुपे रहते हैं जब तक कि उनको कोई ऑर्डर नहीं आता कि भई अब जो है सक्रिय हो जाओ
और अब आपको आतंकवादी घटना को अंजाम देना है। क्योंकि आतंकवादी घटना कोई भी की जाती है, वो राजनीतिक लक्ष्य प्राप्ति के या धार्मिक लक्ष्य प्राप्ति के लिए की जाती है। ठीक है ना? तो अटैक भी जो है वो अ, समय देख के किया जाता है। अच्छी बात है, आपने उस मूवी में अगर स्लीपर सेल देखा है तो। हाँ, एक छात्रा का प्रश्न है कि सर ऐसे तो इंडियंस भी हैं जो दूसरे कंट्रीज़ में रहते हैं। हाँ, निश्चित तौर पे, लेकिन मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ जो स्लीपर, सारे स्लीपर सेल थोड़ी ना होते हैं, जो दूसरे विदेशी रह रहे हो सारे स्लीपर सेल थोड़ी ना है। ठीक है ना? सबको स्लीपर सेल नहीं बोल रहा हूँ मैं। ऐसे तो फिर एक दूसरे के देश में जाना ही मुश्किल हो जाएगा। सारे स्लीपर सेल थोड़ी ना होते हैं। मैं भी विदेश घूम के आया हूँ, तो मैं क्या स्लीपर सेल थोड़ी ना था, है कि नहीं? स्लीपर सेल वो होता है जो, हाँ, एक जो है प्रश्न जो है कि सर ऐसे तो सब पे शक होगा, जो न्यू लोग आएँगे रहने। हाँ, लेकिन आपको क्या पता है कि प्रावधान ये है कि अगर उस क्षेत्र में आपके पास कोई रहने के लिए आया है, मैं कश्मीर गया था पढ़ाने के लिए। कश्मीर में एक वकील साहब का जो है मकान गेस्ट हाउस के रूप में ले रखा था, तो वो काफ़ी बूढ़े थे वो। तो उन्होंने आके मुझसे बोला कि साहब आपका जो है पुलिस वेरिफ़िकेशन आप फ़ॉर्म भर दीजिए और आपका जो है पुलिस वेरिफ़िकेशन कराना ज़रूरी है। तो पुलिस वेरिफ़िकेशन आप कहीं भी जाते हैं, किसी को भी घर किराए पे देते हैं, तो उसका पुलिस वेरिफ़िकेशन तो करते हैं। ये नहीं कि आप जो है शंका में हैं, इस वज़ह से कर रहे हैं। ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया है ताकि कोई संदिग्ध व्यक्ति आके ना रहने लग जाए। क्लियर हुआ? तो उसका मतलब ये नहीं कि आप जो है वो वकील साहब जो थे वो मुझ पे कोई ये शंकित थोड़ी ना थे कि ये कोई अनटूवर्ड एलिमेंट होगा, एंटी सोशल एलिमेंट है। मैंने उनको भी बताया कि मैं भी जो है आपके ही बिरादरी से हूँ, वकालत की बिरादरी से, तो जो है वो खुश हुए उस चीज़ को जानने के लिए। लेकिन एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर बनाया हुआ है, ये फॉर्म भर दीजिए, फ़ोटो लगा दीजिए, आपका एड्रेस लिख दीजिए, आपके पुलिस स्टेशन से आपका वेरिफ़िकेशन होगा कि हाँ, आप वही हैं। समझ में आया? क्लियर हुआ? अच्छा, एक चीज़ है कि स्लीपर सेल एक्टिव कब होता है, जब किसी राजनीतिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई विशेष घटना को अंजाम दिया जाना होता है, उस समय उनको सक्रिय कर दिया जाता है। तो उस घटना को अंजाम कर देते हैं। वो कब समय आएगा वो उसके हैंडलर बताते हैं। उसके जो अ, ऊपर के बैठे लोग हैं जो पूरे इस घटना को अंजाम देना चाहते हैं, वो उनको बताते हैं कि कहाँ क्या करना है। ठीक है? अच्छा, सेल्फ रेडिकलाइजेशन क्या है? हाँ, बिल्कुल, एसएमई साहब ने बिल्कुल सही परिभाषित कर दिया है। स्लीपर सेल यानी आतंकियों का वो दस्ता जो आम लोगों के बीच रहता है और आतंकियों के शीर्ष नेतृत्व से आदेश आने के बाद हरकत में आ जाते हैं। ठीक है ना? ये परिभाषा बिल्कुल सही बात है। एकदम सटीक परिभाषा आपने दी है। सेल्फ रेडिकलाइजेशन से आप क्या समझते हैं? आत्म कट्टरता। हाँ, क्या है ये? इससे आप क्या समझते हैं? कुछ आइडिया है? नहीं, ज़रूरी नहीं है। सेल्फ रेडिकलाइजेशन को आप मानव बम नहीं कह सकते। देखिए, सेल्फ रेडिकलाइजेशन क्या होता है कि मैं किसी संगठन से नहीं जुड़ा हुआ हूँ फिज़िकली, लेकिन मैं इंटरनेट पे कुछ चीज़ें पढ़ता हूँ और उनके पढ़ने मात्र से मैं कट्टर हो जाता हूँ। ठीक है ना?
देखिए, एक एक छात्र का प्रश्न है कि सर, आतंकवाद अधिकतर मुस्लिम राष्ट्रों में ही सक्रिय क्यों रहते हैं? क्या इसका कारण धार्मिक कट्टरता या निम्न शिक्षा स्तर मान सकते हैं? देखिए, इसके कई कारण हो सकते हैं। इसके कई कारण माने जा सकते हैं। दोनों कारण भी हो सकते हैं। ठीक है? शिक्षा का अभाव भी हो सकता है, लेकिन कई बार शिक्षा तंत्र के ऊपर ही जो है कुछ लोगों का कब्जा हो जाता है। तो शिक्षा को माध्यम बना के भी कट्टरता फैलाते हैं। ठीक है ना? तो इसके कई कारण हो सकते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से सुनिएगा। सेल्फ रेडिकलाइजेशन क्या होता है? सेल्फ रेडिकलाइजेशन होता है जैसे मैं आम तौर पे किसी वेबसाइट पर विजिट करूं, वहां पर कुछ मटेरियल पढूं और फिर मुझ में जो है कट्टरता आ जाए। ठीक है, मैं किसी व्यक्ति से नहीं मिल रहा, मैं किसी संस्थान में नहीं जा रहा, मैं किसी संगठन से नहीं जुड़ा हुआ, बस अपने आप में ही इंफॉर्मेशन एक्सेस करके और मैं खुद ही कट्टर हो जाता हूँ। ये जो सेल्फ रेडिकलाइजेशन होता है ना, ये इस संभावना को बढ़ा देता है। ठीक है? लोन वुल्फ अटैक। लोन वुल्फ अटैक क्या होता है? ये भी स्लीपर सेल जैसे ही बन जाते हैं, लेकिन ये किसी संगठन का हिस्सा नहीं होते। तो लोन वुल्फ अटैक कुछ ऐसा हुआ, मैं पूरी प्रक्रिया आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कल्पना कीजिए कि मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ। मैं इंटरनेट पे कुछ बातें पढ़ता हूँ, कुछ वीडियो देखता हूँ। उनसे मुझे एक ऐसा भाव आता है कि मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है या मेरी कम्युनिटी को प्रताड़ित किया जा रहा है। उसकी वजह से मेरे में कट्टरता भर जाती है। उस कट्टरता के प्रभाव में मैं किसी दिन ये निर्णय लेता हूँ कि आज मैं जो है अब बम बनाना तो मुझे आता नहीं, ठीक है ना? मैं इसका बता रहा हूँ आपको। आपने आजकल ये भी न्यूज़ देखी होंगी ना कि ट्रेन ट्रैक पे पत्थर रखे मिलते हैं, कई बार लोहे गड़े मिलते हैं। ये आपने सुना है? 2 संस्थाएँ थी, मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा यहाँ चर्चा नहीं करूँगा, ठीक है? उसका पब्लिकली चर्चा करना ठीक नहीं है। लेकिन जैसे एक तो अल-कायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट, AQIS बोला जाता है इसको। ये अल-कायदा की एक ब्रांच है। ऐसे ही जो ISIS है, उसके भी कई ब्रांच हो गई हैं। ये दोनों जो है ना, कुछ मटेरियल प्रचारित करते थे, सोशल मीडिया के माध्यम से। और उस मटेरियल में ये कुछ-कुछ ऐसी चीज़ें बताते थे जिससे कि व्यक्ति रेडिकलाइज़ हो जाता था। और ये भी तरीके बताते थे कि आपको भले ही ये चीज़ बॉम्ब ना बनानी आती हो, विस्फोट ना बनाना होता, लेकिन फिर वो तरीके बताते थे कि किस तरीके से आतंकवादी घटना को अंजाम देना है। ठीक है? कल्पना करो एक जैसे कि यूरोप में देखने को मिला है और भी पश्चिम देशों में देखने को मिला है। जैसे जो सेल्फ रेडिकलाइज्ड व्यक्ति है, वो कोई ट्रक ले और किसी भीड़-भाड़ इलाके में घुसा दे और उसमें 50-60 लोग मारे जाएँ, तो ये भी आतंकवादी घटना हो गई। ठीक है ना? तो इस प्रकार के जो अटैक होते हैं, उनको लोन वुल्फ अटैक कहा जाता है। इसका एक सबसे बड़ा चैलेंज लोन वुल्फ अटैक का ये होता है, क्योंकि व्यक्ति किसी से कम्युनिकेट नहीं कर रहा। वो जो सोच रहा है वो अपने दिमाग में सोच रहा है। तो दिमाग को तो इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता, और क्योंकि वो किसी से कम्युनिकेट, क्योंकि वो किसी संगठन से जुड़ा ही नहीं हुआ है, तो ऐसे लोन वुल्फ अटैकर को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। खासकर जो सुरक्षा एजेंसियां होती है, उसका एकमात्र तरीका होता है सर्वेलेंस। कि जो इंटरनेट पे गतिविधि चल रही है उसका सर्वेलेंस किया जाए, और जहां पर भी रेड फ्लैग आए वहां पर जो है निगरानी रखी जाए। उनके माता पिता को, कई बार ऐसे भी हुआ है कि ये जब ISIS ऊपर उठा, ISIS संगठन का नाम सुना है आपने? इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया। इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया का जो उद्गम है वो असल में अफगानिस्तान से होता है। कैसे होता है? तो इसका जो उद्गम है वो आप ये कह सकते हैं कि अ, आपको शायद पता होगा कि 2001 में एक आतंकी घटना घटी अमेरिका में। उसको 9/11 कहते हैं, उनके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स पे।
ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद जब अमेरिकन्स ने ये पता किया कि ये आतंकवादी जो हैं वो अल-कायदा के आतंकवादी हैं और उनको शरण दी हुई है तालिबान ने। तो उन्होंने 2000, उस समय तालिबान शक्ति में था। 1996 से 1996 से और 2001 तक तालिबान जो है वो शक्ति में था। तो 2001 में जब अमेरिका उन पर हमला करता है तो अल-कायदा के जो 2 चीफ होते हैं, एक तो ओसामा बिन लादेन, आपने सुना होगा, ओसामा बिन लादेन। और एक उसका जो डेप्यूटी, ठीक है ना? मेरे ख्याल से, अगर मुझे नाम ठीक से याद है तो अल जवाहिरी। ये दोनों जो है वहां से भाग गए थे। ओसामा बिन लादेन जो है वो बाद में अबोताबाद पाकिस्तान में जो है अमेरिकन फोर्सेस ने मारा था। और जो अल जवाहिरी था वो भाग गया था, वो जॉर्डन का था, लेकिन वो भाग गया था इराक में। ठीक है। तो इराक में जाके उसने एक संस्था बनाई, उसको कहते हैं अल-कायदा इन इराक। अल-कायदा इन इराक जो है वही ट्रांसफॉर्म होके आईएसआई बनी, इस्लामिक स्टेट इन इराक। उसका जो अबू बकर अल बगदादी, आपने अगर नाम सुना है, पता नहीं आपने सुना है कि नहीं सुना है। अबू बकर अल बगदादी जो थे, उन्होंने अल-कायदा इन इराक को ट्रांसफॉर्म करके और जो है आईएसआई बनाया था, इस्लामिक स्टेट इन इराक, जो बाद में मेरे ख्याल से 2011 या 2014 में, मुझे ठीक से उसका वर्ष याद नहीं है, वो याद आएगा तो मैं आपको निश्चित तौर पे बताऊंगा। मेरे ख्याल से 2014 में उन्होंने जो है इसको, इसका नाम बदल के और आईएसआईएस रखा था, इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया, क्योंकि सीरिया में भी जो है इनकी पहुंच बढ़ गई थी। इस आईएसआईएस में, ये आईएसआईएस संगठन जो है ना, सोशल मीडिया का बड़ा बखूबी यूज करते थे। कहते हैं कि आईएसआईएस का जो सोशल मीडिया सेल था वो इतना पावरफुल था कि वो जो रेडिकलाइजिंग मटेरियल है वो क्षेत्रीय भाषा में प्रचारित करते थे। मतलब कि अगर मान लीजिए तमिलनाडु में करना है तो तमिल में करेंगे, केरल में करना है तो मलयाली में करेंगे, कर्नाटक में करना है तो कन्नडिगा में करेंगे। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? तो इस, हाँ, जो चीज आपको नहीं समझ, हमारे यहाँ भी एक ऑपरेशन चला था, उसको कहते हैं ऑपरेशन चक्रव्यूह। इसमें बहुत सारे ये सेल्फ रेडिकलाइज्ड फंस गए थे। इसको कहते हैं ऑपरेशन चक्रव्यूह। इसमें देखिए क्या किया था कि आईएसआईएस ने सोशल मीडिया के थ्रू जिनको रेडिकलाइज कर दिया था अपने मटेरियल प्रचारित करके, तो वो जाना चाहते थे इराक और सीरिया, आईएसआईएस की तरफ से लड़ने के लिए। हमारे यहाँ से भी जो है काफी यूथ जो है, यंग लोग, उसमें कुछ पढ़े लिखे भी थे, वो आईएसआईएस ज्वाइन करना चाहते थे। तो जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो एजेंट थे ना, वही आईएसआईएस के लिए रिक्रूटर बन गए थे। मतलब असली में नहीं, इनको फांसने के लिए, कि भाई देखते हैं कौन कौन जाता है वहां पर। तो उस समय जो है ऑपरेशन चक्रव्यूह में काफी लोग पकड़े गए थे। समझ में आया ये बात? तो इस तरीके से, ऐसे ही अलकायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट जो AQIS है, वो भी इस प्रकार से रेडिकलाइजिंग मटेरियल, जो कट्टरता फैलाए इस टाइप का जो है मटेरियल प्रचारित करते हैं, और फिर वो तरीके भी बताते हैं कि किस तरीके से जो है विनाशकारी गतिविधियों को अंजाम दिया जाए। तो ये सेल्फ रेडिकलाइजेशन और लोन वुल्फ अटैक समझ में आया आपको? तो इनका मटेरियल पढ़ के
आईएसआईएस जैसे ये कहता था कि हमारे पास लड़ने के लिए आने की जरूरत नहीं है, हम तुमको तरीका बताते हैं, जहां तुम रह रहे हो वहां पर ही आप विनाशकारी गतिविधियों को अंजाम दे सकते हो और उसका तरीका ये है। तो उसको पढ़ पढ़ के जो है वो कट्टरवाद उनके अंदर आ जाता था। उसको कहते हैं सेल्फ रेडिकलाइजेशन। और जब वो अपने आप को किसी हमले को अंजाम देने के लिए जो है एक्टिवेट करते हैं तो उसको कहा जाता है लोन वुल्फ अटैक। ये दोनों में फर्क और उनमें क्या आपस में कनेक्शन है, ये समझ में आया? क्लियर हुआ? आईएसआईएस की फुल फॉर्म है बेटा इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया। देखिए भारत में सक्रिय विभिन्न आतंकवादी समूह ये हैं: इंडियन मुजाहिदीन, लश्कर ए तैयबा, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिमी, हिजबुल मुजाहिदीन, अंसर उल तौहीद, फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई माओवादी, जैश ए मोहम्मद, हरकतुल जिहाद अल इस्लामी, ये जो इसको हुजी कहा जाता है, ये हुजी जो है एक्चुअली बांग्लादेश में बांग्लादेश का संगठन है, लेकिन इसके जो तार हैं वो इसमें पाकिस्तान के आईएसआई इसके साथ जुड़े हुए हैं, ऐसा पाया गया है। तो ये भारत में भी सक्रिय है और आईएसआई के साथ इसका ज्यादा। ऐसे ही बब्बर खालसा इंटरनेशनल, ये जो खालिस्तान की जो डिमांड करते हैं, हाँ ये भारत के नहीं, सब नहीं है, मतलब ये पूरी लिस्ट नहीं है। मैंने कुछ ही संगठन जो बहुत शक्तिशाली हैं, जिन्होंने राज्य शक्ति को चुनौती दी है, सिर्फ उन्हीं संगठनों को मैंने यहाँ पर शामिल किया है। आपको अगर पूरी सूची पढ़नी है तो आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पे जा सकते हैं। जो यूएपीए कानून है उसके अंतर्गत जो है इनको सूचीबद्ध किया जाता है, वहां पर आपको पूरी सूची मिलेगी। ठीक है ना? यहाँ पर पूरी सूची का कोई मतलब नहीं था। अच्छा, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको पूरी सूची याद नहीं भी करनी है, ठीक है ना? उसके पूरी सूची याद करने मत बैठ जाइएगा। खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, अल कायदा, खासकर जो अल कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, आईएसआईएस खुरासन। देखिए कुछ और नए संगठन पनपे हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया है, पुराने रूप को ही बदलकर और नया नाम दे दिया है, जो कश्मीर में आए हैं, जैसे कि पीपल्स, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये भी आपको न्यूज़पेपर में बहुत पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपको ये पता होने चाहिए। पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट। अब देखिए नाम बड़ा ये ऐसा दिख रहा है जैसे कि कोई अच्छी संस्था हो, लेकिन ये ऐसा कहा जाता है कि कश्मीर में ये आतंकवादी संगठन है। ठीक है, ऐसे ही जो है कश्मीर टाइगर्स, कश्मीर टाइगर्स, ऐसा कहा जाता है कि ये जो कश्मीर टाइगर्स है ये जैश ए मोहम्मद का ही एक पार्ट है, मतलब इस संस्थान के साथ ये जुड़ा हुआ है। इसी का नाम बदल के जो इसके आतंकवादी थे उन्होंने ही नाम बदल के और कश्मीर टाइगर्स नाम रख लिया है। ऐसे ही जो रेजिस्टेंट फ्रंट है, इसको बोला जाता है द रेजिस्टेंस फ्रंट। ये जो है एलईटी का ही एक ग्रुप है, लश्कर तोयबा का ही एक ग्रुप है। ये लश्कर तोयबा बहुत एक्टिव है कश्मीर में, इसी का एक, समझ में आया?
तो उन्होंने ऐसे नाम क्यों रखे हैं, तो उनके ऊपर एक ये बात बोली जाती है ताकि उनके उस संगठन का नाम धर्म से ना जोड़ा जाए। इस वजह से उन्होंने ये चालाकी की है कि इस तरीके के नाम रखे हैं जो सेक्युलर सुनने में नजर आते हैं। ठीक है? तो ये जब कश्मीर पे आतंकवाद की चर्चा करूंगा तो उस समय और आपको विस्तार से बताऊंगा मैं कि क्या स्ट्रेटजी वहां पर आतंकवादी अपनाते हैं। देखिए, ये आईएसआईएस की क्या योजना थी 2020 तक खलीफा के शासन को स्थापित करना, और आईएसआईएस का जो भाई खलीफा होगा तो निश्चित तौर पे उसका कैलिफेट भी होगा। तो कैलिफेट की जो परिकल्पना थी उसमें आप भारत भी देख सकते हैं कि उन्होंने भारत को भी दिखा रखा है। अभी भी उनका ये लक्ष्य है। ठीक है? एक प्रश्न है कि इन सभी आतंकवादी संगठनों के ट्रेनिंग सेंटर कहाँ हैं? देखिए, ट्रेनिंग सेंटर जो है वो एलओसी पार भी हैं, मुख्यतः तो वही हैं। ठीक है? ऐसे ही जो खालिस्तानी हैं उनके ट्रेनिंग सेंटर बताए जाते हैं कि भाई कनाडा में भी उनमें से कुछ ने इस प्रकार की गतिविधियों में सम्मिलित रहे हैं। एक प्रश्न है कि सर जी, जैसे कि आतंकवादी हमारे देश में हनी ट्रैप के द्वारा हमारी निजी जानकारियों को साझा करना चाहते हैं, क्या इस तरह हम हनी ट्रैप का इस्तेमाल करके उनके विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते? निश्चित तौर पे कर सकते हैं। देखिए, एक बात समझिए कि आतंकवादी जो है वो साधारण अपराध नहीं है। आतंकवाद असाधारण अपराध है। हमारी जो सुप्रीम कोर्ट का रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन है उसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन जो है वो डेथ पेनल्टी के लिए हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है। उनका ये मानना है कि आतंकवाद सबसे गंभीर अपराधों में माना जाएगा और इसमें बाय डिफॉल्ट फांसी की सजा दी जा सकती है, क्योंकि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में बाय डिफॉल्ट पड़ेगा। इतना जो है असाधारण अपराध माना जाता है। तो मैं समझता हूं कि ऐसे एलिमेंट से निपटने के लिए कौटिल्य नीति सबसे अ, बेहतरीन नीति है कि इनको इनके ही भाषा में जवाब दिया जाए। ऐसा मैं सही मानता हूँ, क्योंकि मैं भी जो है थोड़ा व्यवहारिक व्यक्ति हूँ। ठीक है? यथार्थवाद में मानता हूँ और इस वजह से कौटिल्य की जो नीति है वो उसमें विश्वास करता हूँ। लेकिन एक बात ये भी है कि आतंकवादियों के विरुद्ध लड़ाई करते-करते हमें लोगों के सहयोग की भी आवश्यकता है। लोगों के सहयोग के बिना हम आतंकवादियों के विरुद्ध लड़ाई नहीं जीत सकते हैं। ठीक है ना? तो जब भी आतंकवादियों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी जाए तो उसमें जो सामान्य लोग हैं उनको कोई क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है? बाकी जो जिसने हिंसा की है जनता के प्रति और वो भी मास वायलेंस किया है, मतलब बहुत लोगों को निर्दोष लोगों को ऐसे ही मार दिया है, तो उनके विरुद्ध तो साम दाम भेद दंड की जो नीति है वही नीति काम आती है। उसी नीति से जो है सुलझाया जाता है। बाकी आपको मैं और भी मेथड बताऊंगा, क्योंकि कुछ लोग जो है वो भटक गए होते हैं, होते वो ठीक हैं, लेकिन उनको बरगला दिया जाता है, उनको बहका दिया जाता है, वो हैं हमारे लोग। तो उनके लिए सरेंडर पॉलिसी भी है, जिसके अंतर्गत जो है वो सरेंडर कर सकते हैं। और कोशिश ये की जाती है कि भले ही मुठभेड़ चल रही हो तो उसको डायरेक्ट ना मारा जाए, उसको उसके पिताजी को बुलाया जाता है, माताजी को बुलाया जाता है, जिसकी वो सुने उसको बुलाया जाता है। जब भी घेर लिया जाता है, वो मैं आपको जब कश्मीर की बात करूंगा तो उस समय आपको बताऊंगा, नॉर्थ ईस्ट में भी ऐसा किया जाता है। ठीक है ना? कोशिश ये की जाती है कि उसको गिरफ्तार किया जाए, कोशिश ये की जाती है कि वो सरेंडर कर दे, कोशिश ये की जाती है कि वो हथियार डाल दे, क्योंकि ऐसा संभव है कि यंग माइंड है, भटक गया है और किसी के बहकावे में आ गया है, बाद में उसको पछतावा हो रहा है कि भाई मुझे इस रास्ते पे नहीं आना चाहिए था। ठीक है ना? तो उसके लिए सरेंडर पॉलिसी होनी चाहिए, ताकि जो हथियार डालना चाहता है, जो वापस मेनस्ट्रीम समाज से जुड़ना चाहता है, जो सही रास्ते पे चलना चाहता है, उसको मौका दिया जाना चाहिए। ठीक है? क्लियर हुआ? और खासकर ऐसे को जिसने किसी की हत्या नहीं की। देखिए, एक होता है कि व्यक्ति भटक कर और
संगठन ज्वाइन कर लेता है, तो उसके लिए कुछ रास्ता छोड़ना चाहिए। अ, खासकर उसने किसी की हत्या ना की हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हत्या कर दी, तो उसको माफ़ी नहीं दी जा सकती। दंड नीति ये कहती है, किसी भी सभ्य समाज में दंड नीति ये कहती है, जिसने अपराध किया है, उसको दंड निश्चित मिलना चाहिए। यही कानून की महिमा है, कि जो गलत काम करेगा, उसे निश्चित दंड मिलेगा। यही कानून की महिमा है। कानून से ऊपर कोई नहीं है, आतंकवादी भी नहीं है, मैं खुद भी नहीं हूँ, कोई जज है वो भी नहीं है। कोई भी कानून से ऊपर नहीं होता, और कानून के अंतर्गत अपराध हुआ है तो उसकी निश्चित सजा होनी चाहिए। लेकिन जो निरपराध है, जिसने सिर्फ संगठन ज्वाइन कर लिया, तो उसको एक रास्ता छोड़ना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है? क्लियर हुआ? देखिए, ये आईएसआईएस का स्प्रेड दिखाया जा रहा है। पहले तो ये इराक, सीरिया में था, लेकिन अब ये सब जगह फैल गया है। हमारे पड़ोसी देशों में भी इसकी काफ़ी पकड़ बनी है। नहीं, ऐसे जो है, देखिए, समाज में रहकर डिटेल निश्चित तौर पे ऐसे इन्फॉर्मर भी होते हैं, लेकिन उन पे नज़र भी होती है। हाँ, अभी ब्रेक मैं दे देता हूँ आपको। 5 मिनट में और ब्रेक लेंगे। देखिए, एक प्रश्न है कि अगर कोई आतंकवादी सुधरना चाहे तो क्या उसे मौका दिया जाएगा? दिया जाता ही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सरेंडर किया है, चाहे वो माओवादी हों, नक्सलवादी हों या कश्मीर के आतंकवादी हों, उन्होंने सरेंडर किए हैं, ठीक है? लेकिन अगर उन्होंने अपराध किया है तो उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। तो वो सरेंडर कर सकते हैं, कोर्ट में उसकी पेशी होगी, कोर्ट में उसकी सुनवाई होगी, कोर्ट उसको सज़ा देगी, 7 साल सज़ा करेगी, 10 साल सज़ा करेगी, 10 साल सज़ा काट के वो बाहर आ जाएगा, उसके बाद वो अपना समाज में सामान्य जीवन जी सकता है, ठीक है ना? मैं समझता हूँ कि माफ़ी नहीं दी जा सकती, खासकर जो आपराधिक गतिविधि में संलिप्त रहे हैं। हाँ, माफ़ी उसको दी जा सकती है जिन्होंने संगठन जॉइन कर लिया, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि, इस प्रकार की जो हिंसक गतिविधि है उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, किसी को जान से नहीं मारा, ठीक है ना? उसको माफ़ी दी जा सकती है। क्लियर हुआ? आपके प्रश्न का उत्तर। देखिए, इसी सिद्धांत को रूल ऑफ लॉ कहते हैं, ठीक है ना? रूल ऑफ लॉ का मतलब यही होता है, जो अपराध करेगा वो सज़ा पाएगा। पकड़ा गया तो निश्चित सज़ा पाएगा, उसको माफ़ी नहीं दी जा सकती, ठीक है ना? अन्यथा सब अपराध कर के माफ़ी माँग लेंगे और पूरा जो समाज है वो कोलैप्स हो जाएगा। एक प्रश्न है कि सर जी, आतंकवादी और माओवादी, नक्सलवादी ये सब अपने देश के होते हैं या दूसरे कंट्री के होते हैं? ये निर्भर करता है। कश्मीर में 1990 के दशक में जो आतंकवादी मारे जाते थे, उसमें आधे जो है हमारे यहाँ के होते थे, आधे से ज़्यादा जो है विदेशी भी होते थे। माओवादी, नक्सलवादी वो यहीं के हैं, अपने ही देश के हैं। एक प्रश्न है सर, ज़्यादातर आतंकवादी सरेंडर करना इसलिए भी नहीं पसंद करते होंगे कि सज़ा के बाद भी यदि वो समाज में जिएगा तो उसे आतंकवादी ही कहेंगे। हाँ, एक ये हो सकता है कारण, आप सही कह रही हैं, ऐसा कारण हो सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि देखिए, कभी भी व्यक्ति की जो आत्मा है, अंतरात्मा, वो जागृत हो जाती है और व्यक्ति ये सोचता है कि ठीक है, मुझे आतंकवादी बोलेंगे या मैं उसको, उस इमेज को सुधारने की कोशिश करूँगा, लेकिन निश्चित तौर पे अब और जो है आतंक नहीं फैलाऊँगा और हिंसा नहीं करूँगा और मैं निश्चित तौर पे जीना चाहता हूँ। तो ऐसी स्थिति में लोग सरेंडर भी करते हैं, ठीक है? यहाँ पर महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि सरेंडर पॉलिसी ठीक होनी चाहिए और जो है, कोई व्यक्ति अगर सरेंडर करता है तो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा के उसको नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए, उसको ख़त्म नहीं कर देना चाहिए। उसको कानून के अनुसार जो
प्रक्रिया है उसको पालन करके और उसे सजा दी जानी चाहिए और सजा के बाद जो है वो मेनस्ट्रीम सोसाइटी में इंटीग्रेट हो जाए, ये कोशिश की जानी चाहिए। ठीक है? क्लियर हुआ? देखिए, आतंकवाद से निपटने में क्या-क्या समस्याएँ आती हैं? एक प्रश्न है कि सर ज़्यादा आतंकवादी पाकिस्तान में क्यों पाए जाते हैं? देखिए, इसके कई कारण हैं। एक तो वहाँ का जो राज्य है वो उनको पोषित करता है। दूसरा उनका जो शिक्षा तंत्र है उसमें खामियाँ हैं। ठीक है? इसके कई जैसे जो जनरल जियाउल हक थे, एक प्रश्न है सर कुछ आतंकवादी प्राकृतिक मौत मर जाते हैं लेकिन कहते हैं कि उनका एनकाउंटर हो गया अपनी आवभगत के लिए। इस पे तो देखिए मैं क्या ही टिप्पणी करूं, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। एक प्रश्न है सर क्या भारत में भी आतंकवादी हैं? निश्चित तौर पे। आपको जान के आश्चर्य होगा कि भारत एक ऐसा देश है जो इन सब प्रकार के आतंक से पीड़ित है। ये सारे के सारे आतंकवाद जो है भारत में पाए जाते हैं। ठीक है? इसी का तो मैंने आपको बताया था, जो आपको वर्ल्ड टेररिज्म इंडेक्स का रैंक बताया था, हम टॉप 10 में रहते हैं। ठीक है। देखिए, और इस बारे में मैं आपको, जैसे एक ने पूछा था कि भई पाकिस्तान में इतने आतंकवादी क्यों होते हैं? तो उसका मैंने आपको कुछ कारण दिए कि एक तो उनका राज्य जो है वो उनको पोषित करता है। पाकिस्तान की एक पॉलिसी है, उसको कहा जाता है यूजिंग टेररिज्म एज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेटक्राफ्ट। ठीक है? जो राजनीतिक लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए आतंकवादियों का इस्तेमाल करना, ये उनकी पॉलिसी का हिस्सा रहा है। तो इसलिए वो आतंकवादियों को पोषित करते हैं। ठीक है? एक कारण तो ये रहा है। दूसरा कारण जो कट्टरता है, वो भी एक कारण है, और कट्टरता क्यों फैली है उसके कई कारण हैं। जैसे कि उनके 1970-80 के दशक में, खासकर 1970 के दशक में, क्योंकि 1971 में जब उनका विभाजन भई भारत ने उनका वो कर दिया, टुकड़ा कर दिया और बांग्लादेश बना दिया। तो वहाँ के जो नेतृत्व में लोग बैठे थे, उनको ये भय लगने लग गया कि पाकिस्तान के और भी तो टुकड़े हो सकते हैं। वो असल में भारत ने नहीं किया था, भारत ने तो सहायता की थी बस। टुकड़े तो उनकी नीतियों के कारण हुए। जो बंगाली थे, जो ईस्ट पाकिस्तान में रहते थे, उनके साथ जो है उन्होंने भेदभाव का भाव रखा। ठीक है? जिसकी वजह से जो बंगाली थे वो उनसे बिल्कुल रुष्ट हो गए, वो उनके साथ रहना ही नहीं चाहते थे। तो ऐसा ही भय जब उनको लगा कि ऐसा तो फिर बलोची भी बोलते हैं कि हम बलोची हैं, हम पाकिस्तानी नहीं हैं। तो उन्होंने उसके बीज देखे कि, और ऐसे ही जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रीजन है, ठीक है ना? अ, वहाँ पर जो है पश्तूनी है, पश्तूनी कहते हैं, हम तो पश्तूनिस्तान बनाएँगे, ठीक है? सिंधी और ये भी खुश नहीं है, ठीक है? सिंध प्रोविंस के जो लोग हैं, तो उनको लगा पंजाब प्रोविंस वालों को कि भई ये तो पूरे टुकड़े हो जाएँगे, तो क्या किया जाए? तो उन्होंने विचार किया कि भई पाकिस्तान को जोड़कर कौन-सी चीज़ रख रख सकती है। तो उन्होंने 2 महत्वपूर्ण घटक पाए, जो पाकिस्तान को एक रख सकती है। पहला, धर्म। उनका जो अ, रिलिजन है, उन्होंने ये सोचा कि रिलिजन की कट्टरता फैलाएँगे तो बलूची अपने आप को पहले धर्म की दृष्टि से देखेगा। मतलब बलूची ये नहीं कहेगा कि मैं बलूची हूँ, बलूची ये कहेगा कि मैं मुस्लिम हूँ। ऐसे ही सिंधी ये कहेगा कि मैं मुस्लिम हूँ, पंजाबी ये कहेगा कि मैं मुस्लिम पहले हूँ। तो धर्म ही एक ऐसा है, क्योंकि देखिए, किसी भी राष्ट्र को जोड़े रखने का कई कारक हो सकते हैं। एक कारक होता है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जो कि भारत के साथ है।
लेकिन पाकिस्तान का जब वो खंगालते हैं, तो 1947 से पहले वो इतिहास जो है भारत के साथ जुड़ जाता है। और भारत के साथ अगर वो अपनी पीढ़ी को पढ़ाएँगे, आने वाली पीढ़ी को कि भई हमारा तो इतिहास यही था जो भारतीयों का है। तो ऐसी स्थिति में एक दुविधा पैदा हो जाती है कि आने वाली पीढ़ी पूछेगी फिर इनके साथ हमारे दुश्मनी भरे रिश्ते क्यों हैं? बात समझ में आई? तो मुश्किल हो जाएगी, खासकर वहाँ की आर्मी ऐसा सोचती है। वहाँ के लोगों में तो कुछ बहुत अच्छे लोग हैं, पाकिस्तानियों में, ठीक है ना? बहुत बुद्धिमान लोग हैं। उनको पता है कि आने वाली पीढ़ी का भला इसी में है कि हम मैत्रीपूर्ण संबंध से रहें, मित्रता से रहें, ठीक है? क्लियर हुआ? और दूसरा जो है उन्होंने क्या सोचा कि जो भारत के विरुद्ध घृणा है, उसको उन्होंने अपने शिक्षा के सिलेबस में ही डाल दिया। और उनका जो दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये कि जो बच्चे हैं, उनका भी माइंड जो है वो दूषित हो जाता है, उस घृणा के कारण। जैसे हमारे यहाँ पर कभी भी पाकिस्तान के विरुद्ध घृणा कम से कम पाठ्यक्रम में तो नहीं सिखाई जाती। या आपने कभी स्कूल में कोई ऐसी किताब पढ़ी है जहाँ पर पाकिस्तान के विरुद्ध घृणा सिखाई जाती हो? जैसे मैं तो भई केवी से पढ़ा हूँ तो मेरे सीबीएसई के पाठ्यक्रम में तो कुछ ऐसा आया नहीं। ये तो बाद में पता चलता है कि ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं, आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं और जो है देश को बाँटने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी बातें पता चलती है तब जाके पता चलता है कि ये दुश्मन देश है। अन्यथा बच्चों को कुछ नहीं पता। लेकिन वहाँ पर बच्चों को सब पता है। वहाँ पर पाठ्यक्रम में ही डाल दिया है भारत के विरुद्ध घृणा और धार्मिक कट्टरवाद। ये उनकी पॉलिसी रही है। तो इसकी वजह से भी जो है वहाँ पर इस प्रकार की आप कह सकते हैं कारक बना है ज़्यादा आतंकवादी होने का। ठीक है ना? ये समझ में आया? क्लियर हुआ? देखिए और गहराई से चर्चा इस पे हो सकती है, मैं आपको और भी बहुत सारे कारण बता सकता हूँ। उसमें जो है सऊदी अरेबिया से जो पैसा आता है, उनके जो मदरसा इंस्टीट्यूशंस में वहाबी आइडियोलॉजी को जो प्रचारित किया जाता है और वो जानबूझ के अमेरिका के निर्देश पे किया गया ताकि जितना ज़्यादा धार्मिक कट्टरवाद पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान क्षेत्र में फैलेगा, इसको आफ-पाक कहते हैं, तो उतना ही अमेरिका के लिए अच्छा कोल्ड वॉर के टाइम पे माना गया क्योंकि जो धार्मिक कट्टर लोग होते हैं, वो कभी भी कम्युनिज्म को जो है सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना? और उस समय अमेरिका की तो पॉलिसी थी ही ये कि भाई कम्युनिज्म को कैसे रोकना है। बात समझ में आया? कम्युनिस्टों को कैसे रोकना है। क्लियर हुआ? तो उसका भी जो है आप कह सकते हैं कि एक मोमेंटम बना हुआ है। मैं इस पे चर्चा जो है मैं सही बताऊँ तो आप घंटों कर सकता हूँ, ठीक है ना? लेकिन आपको मोटा-मोटा ये पता चल गया होगा कि क्या कारण है पाकिस्तान में। और भी बहुत सारे कारण हैं। एक कारण ये भी है कि जो पाकिस्तान की सरकार है, जैसे भारत में जो आर्मी है ना वो सिविलियन गवर्नमेंट के नीचे आती है। पाकिस्तान में उल्टा है। वहाँ पर सिविलियन गवर्नमेंट फौज के नीचे आती है। ठीक है? जिसकी वजह से देखिए सिविलियन और इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो हमेशा जो आवाम होती है, जो पब्लिक होती है उसके भले की बात करती है। अब मिलिट्री जनरल्स को क्या पड़ी है? वो उनको थोड़ी ना इलेक्शन में खड़ा होना है। उनको थोड़ी ना 5 साल बाद जाके पूछना है कि भाई हमने अच्छा काम किया कि नहीं? हम आप हमको वोट देते हैं कि नहीं देते हैं? क्लियर हुआ? वो तो अपनी मनमर्जी का काम करेंगे। समझ में आया? तो ये भी एक कारण है कि पाकिस्तान की ये दशा क्यों है। ठीक है? एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रेडिकल लोगों को कम्युनिज्म नहीं पसंद है, तो इनके रिलेशनशिप इंटरेस्ट चाइना के साथ क्यों मैच करते हैं? वाह! अब देखिए, अगर ये प्रश्न उठते रहेंगे तो मुझे लगेगा कि ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की क्लास चल रही है, ना कि आंतरिक सुरक्षा की। मैं इसका भी जवाब आपको दे सकता हूँ। इसके कई जवाब हैं, ठीक है? लेकिन क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की क्लास नहीं है, इस वजह से मैं इस पे टिप्पणी नहीं करूँगा। ठीक है, अब ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक का समय हो गया है। ब्रेक के बाद जो है देखेंगे कि भारत ने क्या रणनीति अपनाई हुई है आतंकवाद से निपटने के लिए, भारत सरकार क्या कर रही है, क्या किया जाना चाहिए, ठीक है? उम्मीद है कि अब तक का सारा समझ में आया होगा आपको।